आप सभी को मेरा नमस्कार। उत्तराखंड के इतिहास के अंतर्गत हम परमार राजवंश की कहानी पढ़ रहे हैं और इस कड़ी में हम पिछले कुछ राजाओं की जानकारी पढ़ चुके हैं या फिर मैं कुछ राजाओं की जानकारी आपके साथ शेयर कर चुका हूं और आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अन्य राजाओं की कहानी पढ़ेंगे। पिछले टॉपिक में हमने राजा जगतपाल की कहानी पढ़ी थी और राजा जगतपाल के बाद दो अन्य राजा जिनमें जीतपाल और आनंदपाल सेकंड का नाम आता है। हालांकि इन दोनों राजाओं की जानकारी इतिहास में स्पष्ट नहीं है या फिर इनकी जानकारी हमें ज्यादा प्राप्त नहीं हुई है और इतिहास इन दोनों राजाओं की जानकारी से अनभिज्ञ है और आज भी यह शोध का विषय बना हुआ है। लेकिन इन राजाओं के बाद परमार राजवंश के सबसे महानतम शासक या सबसे शक्तिशाली शासक हम अजयपाल की कहानी पढ़ते हैं और आज हम अजयपाल से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जो उनके कार्य हैं, उन कार्यों का मूल्यांकन करेंगे। राजा अजयपाल की अगर हम बात करें परमार राजवंश में तो इनका नंबर 37वां नंबर है और अगर हम कालखंड की बात करें इनका समय सन 1490 से और 1519 का है। हालांकि इस समय काल को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। गढ़वाल का इतिहास लिखने वाले हरिकृष्ण रतूड़ी का यह मानना है कि राजा अजयपाल का समय वर्ष 1500 से शुरू होता है और 1519 तक है। बहरहाल इतिहासकारों में अलग अलग विचार हैं या फिर मतभेद हैं, लेकिन हम इतिहास को सही तरीके से परखने के बाद ये कहेंगे कि राजा अजयपाल का समय हमें 1490 से स्टार्ट करना है और 1519 पे समाप्त करना है। राजा अजयपाल, जैसे कि आपको पता है, राजा अजयपाल 37वें नंबर के राजा हैं। मानवोदय नामक काव्य लिखने वाले राजा कवि भरत ने राजा अजयपाल की तुलना अलग अलग व्यक्तियों के साथ की है। जैसे वे कहते हैं कि ये गढ़वाल के कृष्ण थे या फिर गढ़वाल का दुर्योधन, युधिष्ठिर, कुबेर जैसे व्यक्तियों के साथ उन्होंने तुलना की है राजा अजयपाल की। कुबेर कहने का तात्पर्य है कि राजा अजयपाल धन संपदा से परिपूर्ण थे या उनके पास धन संपदा का भरमार था। दुर्योधन कहने का तात्पर्य है कि युद्ध के मैदान में उन्हें पराजित करना असंभव माना जाता था। वैसे अगर हम बात करें, इनकी तुलना बिस्मार्क के साथ भी की जाती है। भारत का बिस्मार्क इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में रियासतों का विलय कराया और अखंड भारत यानी आज के भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भूमिका निभाई। वैसे अगर हम बिस्मार्क की बात करें तो बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से था और जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का सबसे बड़ा योगदान देखने को मिलता है। बहरहाल बिस्मार्क विश्व इतिहास का टॉपिक है, केवल हम नाम की बात कर रहे हैं कि भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है और अगर हम उत्तराखंड के बिस्मार्क की बात करें तो अजयपाल को कहा जाता है। इसके पीछे कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की रियासतों को आपस में मिलाकर एक भारत की नींव डाली, उसी प्रकार से गढ़वाल के अंतर्गत 52 गढ़ों को विलय करके गढ़वाल बनाने में अजयपाल ने भूमिका निभाई। इसीलिए अजयपाल को बिस्मार्क कहा जाता है। वैसे हम अजयपाल की और तुलना की बात करें तो अजयपाल को नेपोलियन भी कहा जाता है, यानी गढ़वाल का नेपोलियन या फिर गढ़वाल का सीजर भी कहा जाता है। एग्जाम के परिप्रेक्ष्य से अगर हम बात करें तो अजयपाल की तुलना इन व्यक्तियों के साथ की जाती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल का सीजर किसे कहते हैं तो जवाब अजयपाल होगा। गढ़वाल का नेपोलियन किसे कहते हैं, जवाब इसका अजयपाल होगा। या फिर गढ़वाल का बिस्मार्क किसे कहते हैं तो जवाब इसका अजयपाल होगा। बाकी हमने और भी देखा है जो कवि भरत ने अपनी रचना मानवोदय में कहा है, जैसे उन्होंने युधिष्ठिर कहा है या फिर दुर्योधन कहा है, कृष्ण कहा या फिर कुबेर कहा है। तो ये सारे के सारी उपाधियां अजयपाल को दी गई हैं या फिर इन व्यक्तियों के साथ अजयपाल की तुलना की गई है। अब हम बात कर लेते हैं, जब अजयपाल गद्दी पर आसीन हुआ तो क्या अजयपाल को चुनौतियों से उसको सामना करना पड़ा। तो उसमें सबसे पहली जो चुनौती थी कि चंपावत के राजा किराती चंद ने गढ़वाल पे आक्रमण किया और गढ़वाल की सीमा और कुमाऊं की सीमा बधानगढ़ी पर मिलती थी और यहाँ पर एक युद्ध होता है जिस युद्ध को हम बधानगढ़ी का युद्ध कहते हैं। बधानगढ़ी का युद्ध अधिकतम इतिहासकारों के अनुसार हम ये कहेंगे कि बधानगढ़ी का जो युद्ध लड़ा गया वर्ष 1491 और 92 में लड़ा गया। इन्हें 1491 और 92 में बधानगढ़ी का युद्ध लड़ा गया। अगर हम आज के बधानगढ़ी की बात करें तो बधानगढ़ी वाला जो क्षेत्र है वो ग्वालदम वाला क्षेत्र है
यानी चमोली का जो ग्वालदम वाला क्षेत्र है, जो गढ़वाल और कुमाऊं के बीच का क्षेत्र है, जब बॉर्डर बनाता है, वो क्षेत्र बधानगढ़ी के नाम से इतिहास में जाना जाता था। इस बधानगढ़ी में युद्ध होता है राजा अजयपाल और किराती चंद का। यह युद्ध प्रारंभिक दौर में अजयपाल के सत्तासीन यानी गद्दी पर आसीन होने के समय का है और प्रारंभ में अजयपाल इस युद्ध में पराजित होता है। तो अपने जीवन के इतिहास में अजयपाल मात्र एक लड़ाई हारा है, वो लड़ाई किराती चंद के साथ हारा है और यह युद्ध हुआ था वर्ष 1491 में। हालांकि हम इसके अगर बात करें, अगले वर्ष सन 1492 में फिर किराती चंद यानी चंपावत के राजा और गढ़वाल के राजा अजयपाल के बीच युद्ध होता है। लेकिन इस युद्ध में ऐसा कहते हैं कि सफलता अजयपाल ने प्राप्त की और कहते हैं कि अजयपाल को गोरखनाथ का आशीर्वाद था और इस आशीर्वाद के फलस्वरूप अजयपाल ने सफलता प्राप्त की है। बहरहाल जो भी रहा हो, गढ़वाल का इतिहास लिखने वाले हरिकृष्ण रतूड़ी और कुमाऊं का इतिहास लिखने वाले बद्रीदत्त पांडे जी ने इस युद्ध की जानकारी दी है और इस युद्ध के फलस्वरूप कुमाऊं और गढ़वाल के बीच देघाट सीमा रेखा बन जाती है, अर्थात गढ़वाल और कुमाऊं के बीच सीमा रेखा बन जाती है देघाट। इस प्रकार एक तरफ चंपावत के राजा किराती चंद का शासन होगा और दूसरी तरफ राजा अजयपाल का शासन होगा। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि प्रारंभिक दौर में अजयपाल को युद्ध लड़ना पड़ता है किराती चंद के साथ और इस युद्ध में सफलता भी मिलती है और असफलता भी मिलती है। बहरहाल अंत रूप से अगर हम बात करें तो अजयपाल ने सफलता प्राप्त की और सीमा रेखा बनाई देघाट को। इसके बाद अजयपाल के सामने बार बार चुनौतियां थी कि चंपावत से भविष्य में जो आक्रमण होंगे, इनसे अपनी राजधानी को सुरक्षित करना पड़ेगा। और इस समय गढ़वाल की जो राजधानी थी वो चांदपुरगढ़ थी, यानी परमारों की राजधानी चांदपुरगढ़ हुआ करती थी। अगर हम चांदपुरगढ़ की बात करें तो चांदपुरगढ़ चमोली वाले क्षेत्र में है और उत्तर में इसकी जो सीमा है, चमोली की सीमा की हम बात करें तो वो तिब्बत से भी लगती है। तो इस समय तिब्बत के जो लुटेरे होते थे वो चांदपुरगढ़ की सीमाओं में घुस के चांदपुरगढ़ को लूटते थे। स्वाभाविक है राजधानी संकट में थी। दूसरी तरफ पूर्व से अगर हम बात करें तो कुमाऊं का जो राजा है, जो चंद शासक थे, उनका भी आक्रमण होता था, उससे भी राजधानी असुरक्षित थी। तो अजयपाल को अपनी राजधानी को सुरक्षित करना था और राजधानी को सुरक्षित करने के लिए अजयपाल ने राजधानी परिवर्तन का विचार बनाया। तो अब हम पढ़ते हैं कि अजयपाल ने राजधानी परिवर्तन किया है और ये राजधानी अजयपाल की आती है चांदपुरगढ़ से देवलगढ़। अगर हम आज के देवलगढ़ की बात करें तो देवलगढ़ श्रीनगर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है देवलगढ़ और यहाँ पर आज भी परमार या पंवार राजवंश से जुड़ी हुई ऐतिहासिक चीजें आज भी हमें प्राप्त होती हैं। बहरहाल समय था वर्ष 1512 का और वर्ष 1512 में राजा अजयपाल अपनी राजधानी बदलता है, चांदपुरगढ़ से राजधानी ले आया देवलगढ़। तो इस तरीके से जब राजधानी देवलगढ़ आई तो देवलगढ़ में अजयपाल के द्वारा राजप्रासाद का निर्माण किया गया, अर्थात महल का निर्माण किया गया, जो महल आज भी मौजूद है। इसके बाद अजयपाल ने यहां पर अपनी कुलदेवी राजराजेश्वरी का मंदिर बनाया जो आज भी मौजूद है। उसके साथ इस स्थान पर ऐसा कहते हैं कि जो गोरखनाथ पंथ से संबंध रखने वाले बाबा सतनाथ थे या सतनाम थे, उनका भी यहां पर आश्रम था। तो इस तरीके से अजयपाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ को बनाया जो कि सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित स्थान पर थे क्योंकि ये ऊंचे टीले पर स्थित है। और इस तरीके से अजयपाल ने अपनी राजधानी को सुरक्षित किया और वहां पर स्थापत्य से संबंधित चीजों का यहां पर निर्माण किया। बाकी हम अगर बात करें इस देवलगढ़ वाले क्षेत्र में सोम का भांडा नामक एक अभिलेख मिला है जिस अभिलेख का संबंध राजा अजयपाल से है। हालांकि यह अभिलेख आज तक पढ़ा नहीं गया अर्थात अपठित है और आज भी यह शोध का विषय बना हुआ है। इसके बाद राजा अजयपाल ने फिर अपनी राजधानी बदली है। महज कुछ सालों के बाद अजयपाल ने अपनी राजधानी बदली और वर्ष 1517 में अजयपाल फिर अपनी राजधानी बदलते हैं और देवलगढ़ से अजयपाल ने राजधानी बनाया श्रीनगर को। इसके पीछे राजधानी परिवर्तन करने के कारण अलग अलग माने जाते हैं। कुछ लोग या कुछ इतिहासकार इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं और कुछ इसे भौगोलिक दृष्टिकोण से देखते हैं। अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो अजयपाल की जो राजधानी देवलगढ़ थी, देवलगढ़ में जल अर्थात पानी की कमी थी, जबकि श्रीनगर अलकनंदा नदी के तट पर है, तो अर्थात वहां पर पानी की भरमार थी या पानी पूर्ण रूप से वहां पर पानी उपलब्ध था। धार्मिक मान्यता के हिसाब से ऐसे कहते हैं कि अजयपाल की जो कुल देवी थी राजराजेश्वरी, जिसे मां नन्ना भी कहते हैं,
तो मां नंदा का जो यंत्र है, जिस यंत्र को श्री यंत्र कहते हैं, वो श्रीपुर वाले क्षेत्र में मिला था। अर्थात श्रीनगर की अगर हम बात करें, श्रीनगर का प्राचीन नाम श्रीपुर क्षेत्र था, या फिर इसे श्रीयंत्र क्षेत्र भी कहते थे। तो इस स्थान पर आदिगुरु शंकराचार्य जी को मां नंदा का यंत्र प्राप्त हुआ था, और आगे चलकर इस स्थान का नाम श्रीयंत्रपुर या फिर आगे चलकर फिर इसे श्रीपुर या फिर श्रीनगर कहा गया। तो कहते हैं कि राजा अजयपाल को स्वप्न हुआ था, और स्वप्न में मां ने कहा था कि आप मेरी जमीन पर आओ, यानी जहां पर मेरा यंत्र मिला है आप वहां पर अपनी राजधानी को बनाओ। तो इस तरीके से आगे चलकर अजयपाल ने राजधानी को परिवर्तन किया। वर्ष 1517 में अब अजयपाल अपनी राजधानी ला चुके हैं श्रीनगर में। इस श्रीनगर में अजयपाल के द्वारा राजमहल का निर्माण किया गया, अर्थात राजप्रासाद का निर्माण किया गया। लेकिन वर्ष 1803 का जो भूकंप आया था गढ़वाल में, इस भूकंप में राजप्रासाद अंत हो गया, और वर्ष 1894 की अलकनंदा नदी की जो बाढ़ है, इस बाढ़ में बचा हुआ जो राजप्रासाद था वो नष्ट हो गया। एक और जानकारी हमें इस राजप्रासाद की मिलती है ट्रेल की यात्रा में। जब ट्रेल ने गढ़वाल की यात्रा की तो इस यात्रा में वर्ष 1828 की ये कहानी है। वर्ष 1828 में जो कमिश्नर ट्रेल थे, जब उन्होंने गढ़वाल की यात्रा की तो इस यात्रा में वो इस राजप्रासाद की जानकारी देते हैं, और वो कहते हैं कि यह वास्तव में एक अद्भुत और आश्चर्यजनक राजप्रासाद था। अब हम बात कर लेते हैं अजयपाल के द्वारा सीमा विस्तार की। इस सीमा विस्तार की कड़ी में अजयपाल ने उत्तरी गढ़वाल, जिसके अंतर्गत चमोली और रुद्रप्रयाग जिले शामिल हैं, सर्वप्रथम इन क्षेत्रों में विजय अभियान प्रारंभ किया। अगर हम आज की चमोली की बात करें, उनमें चौनागढ़, तोपगढ़, रानीगढ़, कोलपुरगढ़, बधानगढ़ जैसे महत्वपूर्ण गढ़, इसके बाद अजयपाल ने लोहाबगढ़, लंगूरगढ़, भरदारगढ़, इस प्रकार के गढ़ों पर विजय प्राप्त की। ये सारे जितने भी गढ़ अभी हमने देखे, ये सारे चमोली के अंतर्गत आने वाले गढ़ हैं, यानी 52 गढ़ों में शामिल है। इसके बाद अजयपाल ने अपना अभियान आगे वाले क्षेत्रों में प्रारंभ किया, जिसमें आज का रुद्रप्रयाग जिला शामिल है, जिसमें अजयपाल ने नागपुर गढ़ पर विजय प्राप्त की, और नागपुर गढ़ के बाद कंडारा गढ़ पर विजय प्राप्त की। इस समय कंडारा गढ़ में जो राजा था वो नरवीर सिंह था, जो कि दुमक राजवंश से संबंधित था। कंडारा गढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद अग्र अभियान अजयपाल ने दक्षिण गढ़वाल के लिए आगे बढ़ाया। इसके अंतर्गत जैसे सिलगढ़ पर विजय प्राप्त की, नयालगढ़ पर विजय प्राप्त की, लोहाबगढ़, नवासुगढ़, भुवनागढ़ या फिर कोलीगढ़, ये जितने भी सारे गढ़ हैं, ये आज की अगर हम बात करें, ये बचनसू पट्टी के अंतर्गत आते हैं। उस समय की बात करें तो वो पौड़ी, यानी पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग गढ़वाल के बीच वाले क्षेत्र में, यानी आज अगर हम बचनसू पट्टी की बात करें तो ये रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत शामिल है। बहरहाल इन सभी गढ़ों पर अजयपाल ने विजय प्राप्त की। इनमें से कोलीगढ़ पर अजयपाल को विजय करने में थोड़ा सा दिक्कत जरूर हुई, क्योंकि यहाँ पर नेगी राजवंश से संबंधित या नेगी वंश से संबंधित झगड़ सिंह का शासन था, और झगड़ सिंह एक शक्तिशाली राजा माना जाता था या गढ़पति माना जाता था। इसके साथ लड़ी गई लड़ाई में अजयपाल को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बाद अजयपाल ने अपना सैन्य अभियान आगे की ओर बढ़ाया, जिसमें अजयपाल ने कुइलीगढ़, भरपूरगढ़ या कुजनीगढ़, ब्रेकागढ़ जैसे गढ़ों पर विजय प्राप्त की। दक्षिणी गढ़वाल में मेहराबगढ़ एक महत्वपूर्ण गढ़ था, जो कि असवाल जाति से संबंधित लोगों का था। यहां पर भी अजयपाल को काफी मशक्कत करनी पड़ी, और फाइनली असवाल जाति पर अजयपाल ने विजय प्राप्त की। हालांकि असवाल जाति पर अजयपाल के द्वारा जो विजय प्राप्त की गई है वो एक कूटनीतिक विजय थी, जिसमें अजयपाल ने असवाल जाति के खिलाफ जो लोग थे उन लोगों के खिलाफ सैन्य अभियान किया, और फाइनली असवाल जाति ने अजयपाल को अपना नेता घोषित किया। अजयपाल की सबसे बड़ी जो चुनौती थी वो उप्पूगढ़ पर थी। उप्पूगढ़ का जो राजा है वो कप्पू चौहान था, और कप्पू चौहान एक स्वतंत्रता प्रिय राजा था या स्वतंत्र प्रिय राजा था। इसका सेनापति देबू चौहान था। कहते हैं कि अजयपाल ने जितने भी गढ़ों पर अभी तक विजय प्राप्त की थी, और वे सारे गढ़ जो अभी तक अजयपाल ने नहीं जीते थे, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए अजयपाल के द्वारा एक कूटनीतिक योजना बनाई जाती है। इस योजना के अंतर्गत अजयपाल ने श्रीनगर में एक सम्मेलन बुलाया, अर्थात श्रीनगर महोत्सव का आयोजन किया। इस महोत्सव में अजयपाल ने सभी गढ़ों के गढ़पतियों को आमंत्रित किया, और यहाँ पर उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए दबाव दिया। लेकिन इस महोत्सव में उप्पूगढ़ के कप्पू चौहान नहीं आते हैं, और अजयपाल को ऐसा लगता है कि यह अजयपाल का अपमान है। इसीलिए अजयपाल ने अपनी सेना उप्पूगढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजी।
अगर हम आज के उप्पूगढ़ की बात करें तो उप्पूगढ़ टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत शामिल है और उप्पूगढ़ पर विजय प्राप्त करने के लिए आई हुई गढ़वाल की सेना अर्थात अजयपाल की सेना इस प्रारंभिक युद्ध में पराजित हो जाती है और कप्पू चौहान ने सफलता प्राप्त की। लेकिन जब अजयपाल को यह जानकारी मिली कि उसकी सेना पराजित हो जाती है तो अजयपाल स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए अपनी फौज को उप्पूगढ़ की सरहदों पर ले आता है अर्थात उप्पूगढ़ के खिलाफ सैन्य अभियान करता है। इस सैन्य अभियान में कप्पू चौहान की पराजय होती है और राजघराने की जो महिलाएं थी उनको ऐसा लगता है, यानी युद्ध से पहले उनको ऐसा लगता है कि शायद कप्पू चौहान हार जाएगा, इसीलिए वे पहले से ही तैयारी कर लेते हैं आत्मदाह की यानी आत्महत्या की। फाइनली यह युद्ध समाप्त होता है और कप्पू चौहान युद्ध में मारा जाता है और साथ ही उसका सेनापति देबू चौहान भी युद्ध में मारा जाता है। इस युद्ध की समाप्ति के बाद जब अजयपाल ये देखता है कि राजघराने की महिलाएं आत्मदाह कर चुकी हैं यानी आत्महत्या कर चुकी हैं और साथ ही युद्ध के मैदान में बहुत ही जनधन की हानि हो चुकी है, तो अजयपाल इस युद्ध के बाद यानी भविष्य में युद्ध लड़ने का जो उसका संकल्प था उस संकल्प को समाप्त कर लेता है। अर्थात यहां से अजयपाल के साथ भी इतिहास में वही चीज होती है जो कि इतिहास में ईसा से पूर्व 261 साल पहले सम्राट अशोक के साथ होता है। यानी अशोक जब कलिंग युद्ध की हानि के बाद यह संकल्प करता है कि वो भविष्य में लड़ाई नहीं लड़ेगा अर्थात अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसी तरीके से हम अजयपाल को देखते हैं कि अजयपाल ने उप्पूगढ़ के युद्ध के बाद यह संकल्प किया कि वो भविष्य में इस प्रकार के युद्ध नहीं लड़ेगा या इस प्रकार के जनधन की जो हानि होती है वो हानि भविष्य में ऐसा कोई भी युद्ध सैन्य अभियान नहीं करेगा। यानी इस युद्ध के बाद हम ये कह सकते हैं कि अजयपाल सम्राट अशोक की भांति अहिंसा का मार्ग अपनाता है। और यहां पर हम एक चीज देखते हैं एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण बन जाती है कि राजघराने की महिलाओं ने आत्मदाह किया, जिसे कुछ इतिहासकार जौहर भी कहते हैं। वैसे इसे जौहर कहना उचित नहीं है क्योंकि जौहर राजपूताना क्षेत्र में राजपूत महिलाएं जौहर करती थी जब विदेशी आक्रांताएं उनके राज्य को तहस नहस कर देते थे या फिर राजा या सेना को खत्म कर देते थे, क्षतिग्रस्त करते थे। ऐसी स्थिति में अपने सम्मान को बचाने के लिए राजपूत महिलाएं जौहर करती थी अर्थात आत्महत्याएं करती थी। लेकिन इस युद्ध में दोनों ताकतें हिंदू हैं और दोनों राजपूत हैं, तो यहाँ पर जौहर न कह के हमें इसे आत्महत्या कहना चाहिए। हालांकि अगर कभी इतिहास में यह सवाल पूछा जाए या एग्जाम में कभी यह सवाल पूछा जाए कि गढ़वाल का जौहर कहां पर हुआ था, तो हम यहाँ पर कहेंगे उप्पूगढ़ में हुआ था, जहां पर राजघराने की महिलाओं ने आत्मदाह किया था क्योंकि कप्पू चौहान इस युद्ध में पराजित हो गया था। तो इस तरीके से ये युद्ध इतिहास के लिए, गढ़वाल के इतिहास के लिए और स्वयं अजयपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अजयपाल ने यहां से अपनी नीति में परिवर्तन कर लिया था। इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि अजयपाल ने पूर्वी क्षेत्रों में भी कुछ अभियान किए थे। जैसे हम कत्यूरी की बात करें, कत्यूरी राज्य के खिलाफ भी अजयपाल ने सैन्य अभियान किया था और इस सैन्य अभियान में अजयपाल ने कत्यूरी जो राज सिंहासन है, सोने का जो राज सिंहासन था, उसे उठा के अपनी राजधानी श्रीनगर लाए थे। दूसरा, अगर हम दक्षिण में अजयपाल के सैन्य अभियान की बात करें तो इन सैन्य अभियानों में अजयपाल ने हिंदूरगढ़ पर विजय प्राप्त की, जिस हिंदूरगढ़ को आज नालागढ़ भी कहते हैं। यानी देहरादून के अंतर्गत आने वाला जो नालागढ़ था, जिसे हम गोरखा इतिहास में पढ़ेंगे, यानी आने वाले उत्तराखंड के आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे, इस नालागढ़ की कहानी में जिसे हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे, बहरहाल हम पढ़ रहे हैं अजयपाल से जुड़ी हुई कहानी और इसमें हिंदूरगढ़ पर अजयपाल ने विजय प्राप्त की थी। आगे अगर हम बात करें अजयपाल की, अगर हम सीमा की बात करें, अजयपाल की सीमा कहां से कहां तक फैली हुई थी, इसकी जानकारी हमें मिलती है बिजनौर गजेटियर से। बिजनौर गजेटियर ये कहता है कि अजयपाल की सीमाएं दक्षिण में अगर हम बात करें तो ये नजीमाबाद तक फैली थी, अगर दक्षिण पश्चिम में बात करें तो चंडीघाट यानी कि हरिद्वार तक सीमा फैली थी, और अगर हम पश्चिम में बात करें तो ये रामीगढ़ तक फैली हुई थी। यहाँ पे दिलचस्प यह है कि रामीगढ़ कहाँ स्थित है। रामीगढ़ की अगर हम बात करें तो रामीगढ़ कहते हैं शिमला को, यानी हिमाचल प्रदेश का जो शिमला है उसका प्राचीन नाम रामीगढ़ हुआ करता था और अजयपाल की सीमाएं वहां तक थी। यह जानकारी हमें हिमाचल के इतिहास से भी मिलती है। जब हम हिमाचल के इतिहास को टटोलते हैं तो वहां पे जानकारी मिलती है कि गढ़वाल के किसी शासक ने हिमाचल प्रदेश यानी शिमला पर विजय प्राप्त की थी। वो राजा कोई और नहीं बल्कि अजयपाल ही था। अगर हम आगे अजयपाल के सीमा की बात करें तो उत्तर पूर्व में अगर हम सीमा की बात करें तो यह सीमा लंगूरगढ़ तक थी, और अगर हम उत्तर पूर्व की बात करें तो यह सीमा अजयपाल की गुजरू तक थी। अगर हम बात करें उत्तर में इनकी सीमा
लंगूरगढ़, और दक्षिण में अगर हम बात करें, दक्षिण पूर्व की बात करें, तो ये सीमा थी अजयपाल की गुजरू तक। वैसे गुजरू को भी हम आधुनिक इतिहास में पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का बारदोली, यानी अगर हम गढ़वाल के बारदोली की बात करें तो गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजरू को। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो गजेटियर है, बिजनौर गजेटियर, वो अजयपाल की सीमाओं के बारे में कहता है। अब हम बात कर लेते हैं अजयपाल के शासन व्यवस्था के अंतर्गत। एक अच्छी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए एक शासक को अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसके लिए अजयपाल के द्वारा सर्वप्रथम अपने राज्य को मंडलों में विभाजित किया गया और उसी के साथ मंडलों को पट्टियों में डिवाइड किया गया, यानी राज्य को एक ढांचागत रूप दिया गया जिसमें राज्य को मंडलों और पट्टियों में डिवाइड किया गया। साथ ही साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में दुर्गों और चौकियों का निर्माण किया गया। अजयपाल के द्वारा एक केंद्रीय सेना का निर्माण किया गया। अब अजयपाल का जो पूरा साम्राज्य है वो गढ़वाल के नाम से जाना गया, इसीलिए अब बन गई गढ़वाल की केंद्रीय सेना। और इस केंद्रीय सेना में अलग अलग गढ़ों के, यानी जो पुराने गढ़पति हुआ करते थे, उनकी सेना को इसमें शामिल किया गया और इस तरीके से एक केंद्रीय सेना का निर्माण किया गया। सेना को नगद वेतन नहीं दिया गया, बल्कि यहां पर वेतन के बदले भूमि का दान किया गया। यहां पर अजयपाल ने के जो बड़े गवर्नर या सूबेदार हुआ करते थे, अजयपाल उनको भूमि दान करता था और उसके बाद वो गवर्नर अपने सैनिकों को वेतन, नगद वेतन या फिर अनाज के रूप में वेतन देते थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि अजयपाल ने अपने साम्राज्य में नगद वेतन के स्थान पर भूमिदान की व्यवस्था चलाई। अजयपाल के द्वारा जिन राजाओं को विजित किया गया था, यानी जिन राजाओं पर विजय प्राप्त की थी, उन राजाओं के साथ अजयपाल ने सम्मानजनक व्यवहार किया, उनको अपनी सेना में रखा और जो जिस गढ़ के वो गढ़पति हुआ करते थे वह गढ़ उनको वापस लौटाया। इतिहास में ऐसा जिक्र समुद्रगुप्त का भी आता है। जिस प्रकार समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के अभियानों पर सफलता प्राप्त की और दक्षिण भारत को जीतने के बाद वहां का राज्य वहीं के पुराने राजा को सौंप दिया और उस राजा ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की, उसी प्रकार अजयपाल ने भी यहां पर उस नियम को फॉलो किया। यानी इस नियम के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अजयपाल गढ़वाल का समुद्रगुप्त था। अब हम बात कर लेते हैं अजयपाल के द्वारा चलाई गई एक प्रथा जिसने कि अजयपाल को सैनिक रूप से मजबूत किया, वो थी सरोला प्रथा। सरोला प्रथा के अंतर्गत हमें सर्वप्रथम ये देखना पड़ेगा कि अजयपाल के समय पे या अजयपाल के पूर्व गढ़वाल के अंतर्गत हर वर्ग यानी हर जाति अलग अलग तरीके से अपने भोजन का निर्माण करती थी या फिर उनका भोजन अलग अलग स्थानों पर बनता था। यानी हम ये कह सकते हैं जातिगत जो व्यवस्था है वो बहुत ही ज्यादा जटिल थी और ये जातिगत व्यवस्था के कारण अजयपाल को सैनिक अभियानों पर बहुत ज्यादा नुकसान या फिर कष्ट झेलना पड़ता था। जब अजयपाल अपने सैन्य अभियान पर होता था तो वह देखता था उसकी सेना में अलग अलग जाति और अलग अलग वर्ग के लोग शामिल होते थे और जब वो भोजन बनाते थे तो उनके चूल्हे अलग अलग स्थानों पर लगते थे, जिसके कारण अजयपाल को ऐसा महसूस होता था कि सैनिकों के अंदर देशभक्ति की भावना या राष्ट्रभक्ति की भावना समाप्त हो सकती है। इस कारण अजयपाल ने ब्राह्मणों के अंतर्गत एक ऐसे वर्ग को जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता था उसे एक जिम्मेदारी सौंपी कि वो भोजन का निर्माण करेगा और उसके द्वारा जो भोजन बनाया जाएगा वो शुद्ध माना जाएगा। तो इस तरीके से वे ब्राह्मण जो भोजन का निर्माण करेंगे उन ब्राह्मणों को सरोला ब्राह्मण कहा गया और उनके द्वारा बनाया गया जो चावल था उस चावल को शुचि यानी शुद्ध माना गया। यानी सरोला ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया जो चावल होगा वो चावल सभी को खाना पड़ेगा, यानी वो शुद्ध माना जाएगा। इस तरीके से अब अजयपाल ने अपने सैन्य अभियानों पर सरोला ब्राह्मणों को ले जाने की प्रथा शुरू की और सरोला ब्राह्मण खाना बनाते थे और उस खाने को सभी सैनिक खाते थे। तो इस तरीके से ये अजयपाल की जो सैनिक व्यवस्था थी उस सैनिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरोला व्यवस्था का निर्माण किया गया और आगे चलकर ये सरोला प्रथा पूरे उत्तराखंड या पूरे गढ़वाल में फैल गई। तो ये थी अजयपाल की सरोला प्रथा जिसने अजयपाल को सैनिक रूप से मजबूत करने में भूमिका निभाई। अब हम बात करते हैं अजयपाल के द्वारा मानकीकरण के लिए चलाई गई प्रथा यानी मापतोल की जो प्रथा थी उस प्रथा को की डिस्कस करते हैं, जिसके अंतर्गत अजयपाल ने पाथा सिस्टम को चलाया। लगभग पाथा 2 किलोग्राम का होता है और मानकीकरण के लिए यानी खरीद फरोख्त के मानकीकरण के लिए अजयपाल ने एक पाथा सिस्टम चलाया और इस पाथे को अजयपाल का पाथा या ध्यूली पाथा भी कहा गया। इसके अंतर्गत अजयपाल से अगर हम बात करें, पूर्व की बात करें तो समाज में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैला हुआ था और लोग जब सामान लेते थे तो
बड़े पाथे का इस्तेमाल करते थे और जब देने की बारी आती थी अर्थात विक्रय करते थे तो छोटे पाथे का इस्तेमाल करते यानी छोटे बर्तन का इस्तेमाल करते थे। सामान्य रूप से अगर हम बात करें, पाथा एक बर्तन होता है जिस बर्तन का इस्तेमाल खरीद फरोख्त यानी क्रय और विक्रय में, वस्तुओं के क्रय और विक्रय में किया जाता था और वो वस्तु खाद्यान्न थी। तो इस तरीके से अजय पाल ने समाज में जो भ्रष्टाचार था उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए पाथा सिस्टम किया और यह पाथा मानकीकृत पाथा बना, अर्थात क्रय और विक्रय में जब भी वस्तुओं का क्रय किया जाएगा और जब भी खाद्यान्नों का विक्रय किया जाएगा उस विक्रय में इसी पाथे का इस्तेमाल किया जाएगा, अर्थात छोटे बर्तन और बड़े बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा और अब पाथा मानकीकृत एक पैमाना बन गया। अब हम अजय पाल के धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। अगर हम अजय पाल की बात करें तो अजय पाल एक सहिष्णु शासक था, अर्थात सभी धर्मों का सम्मान करता था। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से अजय पाल की हम बात करें तो अजय पाल नाथ पंथ से संबंधित था, अर्थात इसकी समानता या फिर तुलना नाथ सिद्धों के साथ की जाती है। सावरी ग्रंथ नामक पुस्तक में अजय पाल को आदिनाथ या फिर आदिगुरु कहा गया है। इसी के साथ अगर हम बात करें, ब्रिज नामक एक व्यक्ति के द्वारा किताब लिखी गई जिस किताब का नाम गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी है। इसमें ऐसा कहा गया है कि गोरख पंथ से संबंधित जो 10 संप्रदाय थे उन संप्रदायों में एक संप्रदाय का फाउंडर अजय पाल था या संस्थापक अजय पाल था। अगर हम अजय पाल की तुलना की बात करें तो अजय पाल की तुलना गोपीचंद या फिर भर्तृहरि के साथ की जाती है और ये दोनों के दोनों व्यक्ति नाथ पंथ से संबंधित है। अजय पाल नाथ पंथ से संबंधित था, इसकी जानकारी हमें देवलगढ़ के विष्णु मंदिर के सामने चित्र से मिलती है। इस चित्र में अजय पाल को पद्मासन अवस्था में दिखाया गया है और अजय पाल के कानों में कुंडल लगे हुए हैं। तो यह चित्र देवलगढ़ में है और देवलगढ़ के विष्णु मंदिर के सामने यह चित्र अंकित है। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो अजय पाल है, अजय पाल व्यक्तिगत रूप से अजय पाल गोरख पंथ से संबंधित था और वैसे अगर बात करें तो अजय पाल एक सहिष्णु शासक था। तो इस प्रकार हमने गढ़वाल के या फिर परमार राजवंश के पराक्रमी शासक के बारे में पढ़ा और मैंने इस टॉपिक में आपके साथ अजय पाल की जानकारी शेयर की। आपसे मिलेंगे अगले पड़ाव पर एक अगले शासक के बारे में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।